सौभाग्यवश वो आगे गति पकड़ेंगे, क्योंकि अब सत्र का प्रारंभ है। इस सत्र के प्रारंभ में हम कुछ चीज सीखें और पूरे सत्र चलती रहे। एक प्रकार से भाई साहब से कई प्रकार से बात हो रही थी कि किस समय आना होगा, आपके भी कई सारे कार्यक्रम लगे हुए थे, उनके अंदर वो समाप्त होने थे। इसी बीच में पिछले सेशन में कोरोना था, समापन भी हो गया था। 5 दिवसीय कार्यशाला शहर में संपन्न हुई थी, तो वहाँ आपका आना हुआ, तो उस बिजी शेड्यूल में कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया। अब क्योंकि शुरुआत हुई सत्र की, तो हमने फिर दोबारा खटखटाया और ऐसा आशीर्वाद आपका है कि हमारे आग्रह को आप मना नहीं कर पाते। अपने बीच में वैसे श्रीमान दीपक शर्मा जी उपस्थित है। विज्ञान आओ करके सीखे, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई सारे विषय हैं, जिन विषयों में से हमने एक विषय छुआ था जॉयफुल लर्निंग। तो उस जॉयफुल को कैसे और लर्निंग वाला हम लगा सकते हैं, और उसमें भी लर्निंग बाय डूइंग। अगर मैं मानूं तो जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे हम अपने जो टीचिंग एड्स हैं उनको तैयार कर सकते हैं। और ये विषय केवल विज्ञान का नहीं है कि विज्ञान वाला ही टीचिंग एड तैयार करे, लेकिन उस कंसेप्ट को समझ के लिटरेचर वाला भी व्यक्ति उस एड को तैयार कर सकता है। तो जॉय में हम क्या और एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप अपनी इस प्लानिंग को समझेंगे तो वास्तव में आपको महसूस होगा कि वो जॉयफुल लर्निंग भी है। अब मैं जितने संपर्क में आया हूँ, शायद 2017 में वो वर्क हुआ होगा, 18 हाँ। आपके पास एनसीसी का दायित्व था, आप एनएएस जो इंटरमीडिएट कॉलेज है मेरठ, उसमें आप प्राध्यापक हैं। विज्ञान की गतिविधियां पूरे देश भर में चलती हैं, लेकिन मैं जितना जान पाया हूँ वो बताने में भी मुझे असमर्थता लगती है, इतना बड़ा परिचय है। लेकिन फिर भी कुछ अंश में मैं भाई साहब से भी चाहूंगा कि वो अपनी बातों को बताएंगे, लेकिन मैं इतना जिक्र करते हुए उसमें सारी चीज समाहित करूंगा कि गत वर्षों में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और एक मंच पर ही 2 बार राष्ट्रीय अवार्ड आपको मिले। तो अपने बीच में ऐसे राकेश शर्मा जी उपस्थित है, दीपक शर्मा जी। राकेश शर्मा जी का इसलिए परिचय आ गया क्योंकि आपकी वार्तालाप भी उनसे हुई है, बालकों को भी सुनाई थी जो अंतरिक्ष में थे। ऐसी वर्कशॉप हमने पहले पूरे दिन की की थी, सुबह 9:30 बजे से लेकर, और उस वर्कशॉप में इतना मटेरियल था कि वो 6 बजे तक भी समाप्त नहीं हो पाई थी। तो उस समय हमने दिल्ली की जेएनयू की टीम भी थी, बुलंदशहर से भी डॉक्टर वैभव जी थे, और पूरी आपकी टीम थी।
इनके निर्देश को कभी ना नहीं कहा जा सकता, और कई बार ऐसी परिस्थितियां जरूर रही कि ना हो जाती थी, लेकिन मैं कहता था आगे कर लेते, ना तो नहीं होगी पर इसे कर लेंगे। तो आज वो मौका दोबारा से आ गया। वर्तमान परिस्थितियों में जो हम लोग साइंस में काम कर रहे हैं, तो विज्ञान में मुझे लगता है कि हमें पढ़ाई के और तरीके को उस स्तर पर ले जाने की जरूरत है, थोड़ा सा जो लीग की परंपरागत तरीके हैं उससे अलग है। उदाहरण के तौर पर हमारे सभी साथी बैठे हैं, एक मैं ये देख रहा हूं कि जो अधिकतर बच्चे हमारे सबसे ज्यादा पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, और पब्लिक स्कूलों में जो टीचर पढ़ाने वाले हैं, शिक्षक साथी हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं तो उनके पास एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है कि हमें सिलेबस पूरा करना है। उनका उद्देश्य सीधा सीधा ये रहता। फिर मैंने कहा एक दिन एक प्रबंधक महोदय से, मैंने कहा आप एक काम करो, आपके सबसे बेस्ट टीचर जो कंप्लीट सिलेबस कराते हो, मुझे वो क्लास दिखवा दो। तो उन्होंने अपने कॉलेज की बेस्ट क्लास दिखाई। मैंने चलो अब मैं 15 मिनट इनसे बात करूंगा, आप कोई नहीं आएगा इस कमरे में, मैं रहूंगा और ये बच्चे रहेंगे। मैंने वो टीचर्स को बुलाया। उसके बाद जितने भी रटने वाली चीजें थी वो तो उन बच्चों को याद थी, लेकिन जैसे ही मैंने उस याद की हुई चीज को प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करी, व्यवहार में लाने की कोशिश करी, भाई आपने सीख लिया तो उसे जिंदगी में भी तो उतारना। एजुकेशन जो हमें करनी है वो जीवन में उतारनी तो है, वहां वो प्रैक्टिकली अपने जीवन में नहीं उतारना। ऐसे कई ऐसे परिस्थितियां बनी, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि खाली सिलेबस पूरा होने से या उन्हें रटवा देने से 100% मार्क्स लाने से जो अब वर्तमान परिस्थितियां बन रही है, सीबीएसई बोर्ड में 100% मार्क्स। सर आपको कितने साल हो गए पढ़ते हुए? नहीं, टोटल एज ए टीचर 32 years। 32 साल हो गए, 32-33 साल मुझे बराबर का है मामला, आप बराबर। इस 32-33 साल में कभी 100% मार्क्स आए आपके? जिस बार 50 में से 34 नंबर मेरे आ जाते थे, मैं अपने स्कूल का टॉपर रहा। उस साल मेरे गुरुजी मेरी पीठ थपथपाया करते थे, देखो कितना इंटेलिजेंट हुआ है। 50 में से 34 नंबर, और आज बालक के 48 नंबर आ जाए तो माँ बाप कहते हैं 2 नंबर कम कैसे रह गए। आप जिंदगी को नंबर के दौर से देखना चाहते हो, आप जिंदगी को किस रूप में देखना चाहते हो, ये समझने की जरूरत है। और अधिकतर विद्यालयों की स्थिति यही खराब है कि सब लोग सिलेबस और नंबर की दौड़ में हैं। इन्होंने तो ऐसी स्थिति बना ली है अपनी कि सीबीएसई की स्थिति तो ये हो गई कि अब 100% आ गए नंबर, अब उसके बाद क्या करोगे? 1-2 साल तक 100% में चलता रहेगा, उसके बाद क्या होगा? फिर कहोगे कि 100% के अलावा एक ग्रेड और मिलाएंगे, फिर बी ग्रेड दोगे 100+B, फिर कहोगे 100 के अलावा 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए गए इनको। यही तो सब चलेगा।
कुल मिलाकर लेकिन जिंदगी के दौड़ में ऐसा बालक फेल हो जाता है। हम नंबर तो ले आए क्योंकि जिंदगी के व्यवहारिक पक्ष को समझ नहीं पाते और हम सब लोग जो बैठे हैं वो जिंदगी के साथ जोड़ के देखते हैं पाठ्यक्रम। ज्यादातर मैं देखता हूँ जो स्कूलों में देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि सिलेबस का मतलब ये तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही ना पढ़ाएं सिलेबस को, लेकिन सिलेबस से जुड़ी हुई जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक प्रयोग है, क्या आप उन प्रयोगों को अपने जिंदगी के साथ जोड़ के अगर हम उनको प्रयोग करें या उस पाठ को पढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि जिंदगी में ना तो आप कभी भूले होंगे जो किसी टीचर ने पढ़ाया हुआ है। मुझे याद पड़ता और आपको भी याद आ रहा होगा कि जब हम 9th 10th में पढ़ते थे उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ। कुछ जो नौजवान साथी है उन्हें पता भी नहीं होगा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कभी देखा भी नहीं होगा उन्होंने तो आंखें ही केवल रंगीन टीवी के साथ देखी। तो उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के साथ में ये पढ़ाया जाता था हमारे साइंस के किसी सवाल भाई आपके इसकी ज्यादा नॉलेज है लेकिन आप क्या करते हैं ज्यादा मत देखे तो वो भी हफ्ते में एक दिन बीमारी थी और एक दिन चित्र आ रहा था ऐसे। और उस दो चीजों को देखने के लिए भी गुरुजी मना करते थे, मत देखो आंखें खराब हो जाएगी, चश्मा चढ़ जाएगा। और आज अब तो गुरुजी छोड़ो, गुरुजी भी जो है वो टीवी और मोबाइल, तो आपने अपनी आंखें तो सबने खराब कर ली। बस ऐसे कुछ लोग गुरुजी बचे हुए जिन्होंने चश्मा भी देर से लगा तो ये आंखों पे चश्मा पहले 50 के आसपास रहता था नॉर्मल, तो भाई अब 50 की उम्र हो गई तो चश्मा, लेकिन आज की डेट में 30-35 में शुरू हो गया, 30 से 35 के बीच में आप शुरू। ये जो हमारे साथ में बालक है देखो संविधान आर्ट के लिए उसके भी चश्मा लगा हुआ। पहले का सीधा तो तात्पर्य है कि हम लोगों के जो साइंस के व्यवहारिक पक्ष है अगर हम वर्तमान बच्चों को भी समझाएं, और अब तो गंभीरता से समझाने की जरूरत है। जब हम ज्यादा चिंता करते थे जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, और अब तो कलर आ गए तो ये कहते थे कि अगर कलर आ गए तो बिल्कुल अंधे हो जाओगे। अब हालत अंधे वाली हो गई। 2-3 चीजों को देख लीजिए, विज्ञान के प्रयोग है हमारे घरों में अपने आसपास नजर दौड़ाइए। जब कोई छोटा बच्चा आता है अपने परिवार में, उसका वो बनाते हैं जैसे करना और क्या क्या बोलते हैं, कोई अलग अलग पूजन करता है, तो बोले एक पार्टी करते हैं, दावत देते हैं जब कोई परिवार में नया आगमन होता है किसी बालक का, और उसमें जो साउंड सिस्टम है उसकी आवाज, कोई बताएगा मेरी मदद करेगा कितने डेसिबल की उसकी आवाज की क्षमता कितनी होती है? 120 से ज्यादा होगी उसकी। जिसके स्वागत में इतनी बड़ी खुशी के साथ हम डीजे बजा रहे हैं, उस बच्चे को उसी दिन बहना रख दिया और वो बच्चा फौज के मतलब का नहीं बचा, क्योंकि फौज में एक अच्छा पायलट बनने की जो क्षमता वाली जो क्वालिटी है, पहली संभावना आपने उसकी खत्म कर। कारण कि अच्छे पायलट के लिए कानों से सुनना भी अच्छा होना चाहिए। एक सुई की आवाज एक कोने में होती है तो वो आवाज आए, लेकिन दुर्भाग्य और अफसोस की बात, हम तो खुशी की आस्था में इतने मग्न रहते हैं कि उस बच्चे के ही भूल जाते हैं कि पहला विकल्प आपसे कहते हैं जिंदगी में विकल्प क्या क्या होंगे, बच्चा क्या बनेगा। तो पहला विकल्प तो आपने वही खत्म कर दिया उसका कि वो एक अच्छा पायलट नहीं बन सकता,
आपने डीजे बजाकर उसको पायलट बनने की जो संभावना थी वो आपने खत्म। अब गलती से उसी पड़ोसी को कहने भी चला जाओ तो कहेंगे ईर्ष्या करे हमारे चालक से। तो ये विज्ञान का ये बढ़िया जीता जागते दो उदाहरण मैंने आपको दिए जो ये बताते हैं कि हमारे वास्तविक जिंदगी में हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या हो रहा है। अब आपको तय करना है और आपको अपनी क्लास के बच्चों को बता के तय करना है कि हमें क्या करना है। तो दो विकल्प आपने आंखों से क्वालिफिकेशन खत्म करके उसकी छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दी तो वो आपको क्वालिफाइड नहीं कर पाएगा, कभी मेडिकली फिट नहीं होगा। फौज के लिए तो बिल्कुल नहीं। और फौज क्या आंखों का तो बहुत सारी जगहों पर बहुत ही इंपॉर्टेंस है उसकी मेडिकल फिटनेस में, बहुत सारी जगहों पर नहीं जा पाएगा मतलब वो जॉब के विकल्प आपके खत्म हो गए। अब ये बस सोचिए कि खाली सरकारी की बात कर रहा हूँ, सरकारी छोड़िए प्राइवेट में कोई नहीं लेगा। प्राइवेट में क्यों जरूरत है उसको अच्छी क्वालिटी की, कहां से मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ऐसे में क्या करें, हमें सोचना पड़ेगा। तब ऐसे में क्या करेंगे? कोई साथी बताए, मेरी इच्छा ये है कि हम लोग वार्तालाप आपस में करें, वर्बल ट्रैफिक न। मैंने तो एक उदाहरण दिया, दो उदाहरण। अब मैं चाहता हूं बहुत सारे उदाहरण, इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ तो सबके पास एक एक उदाहरण है जो हम सबको शेयर करें एक दूसरे को। हो सकता है कि वो उदाहरण मेरे दिमाग में ना रहा हो और आगे गए विषय उसको यूज करना और फिर हम विज्ञान को कैसे पढ़ाएं। कई बार जब हम टीचर से ये बोलते हैं कि भाई आप प्रयोग कैसे कराते हैं तो सबसे पहले छुट्टी क्या जवाब होता है जो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। अच्छा, प्रैक्टिकली जब आप साइंस पढ़ाते हैं या केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जो भी आप पढ़ाते हैं, गणित, कभी आप ईमानदारी से बताइए, कभी जब आप किसी गुड़हल पेड़ या फूल पत्ती की संरचना पढ़ा रहे हो तो कितने साथी हैं कि बाहर से तोड़ के गुड़हल को ला के पेड़ पर रखा और उसकी संरचना बताएंगे। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। इन 5 आदमी को कम से कम बताया तो यहाँ भी कंफ्यूज कर गए। 5 ने कहा हम लिखने की ताली को जब तुम लिखने की ताली नहीं बजाओगे तो तुम्हारी लिखनी हो जाएगी, इसलिए 2000 ताली 500 को बजाएंगे। ताली बहुत जरूरी चीज है, जो सो रहा है वो जग जाता है और नर्वस सिस्टम हमारा सही काम कर रहा है। ठीक, तो 5 लोग तो ये हो गए। तो क्या हमें ऐसे काम करने चाहिए और कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम प्रैक्टिकली बात करें जो आपके दिमाग में आ रहे हो या आपने किए हुए कोई भी साथी जी बिल्कुल। और इसका एक प्रैक्टिकल भी होता है, जब बारिश होती है, बारिश के बाद कभी कभी आसमान में इंद्रधनुष बन जाए तो सारे लोगों को भी बता सकते हो। और सस्ता जुगाड़ क्या हो सकता है इसका प्रिज्म बनाने? ये पहले से आते हैं इस टाइप के में आपसे जो पेंसिल जो ट्रांसपेरेंट होती है हाँ उसको टेढ़ा करके देखेंगे तो उसमें स्पेक्ट्रम वो पेन है क्या मुझे सर स्क्रीन भी दिखाई देता है, स्क्रीन तो है कोई पेन है क्या मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। सबसे सस्ता जुगाड़ इसका ये भी है, मैं पानी कंपनी की है और गूगल पे खुला करो स्प्रे करके होता है तो दिखाई पड़ता। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम खुला ना करके एक टोटी के पाइप ले और उसको फुहार बना के ऊपर से डाले और पीछे खड़े हो जाए, वो उधर सूरज की तरफ देखे, अभी मैंने तो उसके अंदर भी
कभी चंडीगढ़ गए हो? किसी गए? आप लोगों को देखा है वो वाला पार्क, क्या बोलते हो, रॉक गार्डन? रॉक गार्डन आपने देखा? उसमें झरने से जो पानी गिरता है और उसमें जो सुबह के वक्त सूरज की लाइट पड़ती है तो उसमें वो इंद्रधनुष बनता है, सातों कलर उसमें दिखते हैं। साइंस वाले बंदे को सर रॉक गार्डन पर जाना चाहिए, बहुत अच्छा है। रॉक गार्डन तो फिर बेस्ट मामचंद जी ने वो पहले की चीज बताई, मामचंद जी नाम का क्या ऐसा रॉक गार्डन हम अपने कॉलेज में भी स्थापित कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम अपने कॉलेज में। चलो आज शुरू करते हैं। खाली भाषण से सुनने और समझने में मजा क्या, लोग कहते हैं जब तो करके देखोगे तो जिंदगी भर याद रखोगे, बोलोगे सुनोगे तो थोड़े दिन याद आएगा फिर भूल जाओगे, लेकिन जिस काम को आपने जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ में किया है उसे आप कर लें। तो सबसे पहले आज हम यहाँ नहीं बैठने वाले, क्योंकि जो तरीके से आप बैठे हो आप बिल्कुल एकदम उस पोजीशन में बैठे जो हमारे हिंदुस्तान के अधिकतर लोग बैठे रहते हैं।